आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक एक क्लास में इसको कंप्लीट किया है, फैशन डिज़ाइन और व्यापार, इसकी थ्योरी क्लास और टर्मिनोलॉजी वाली क्लास हम लोगों ने एक क्लास में कवर कर ली है। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम लोग इस क्लास में करेंगे। ये थ्योरी क्लास होगी और इसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो इसका जो टॉपिक टर्मिनोलॉजी थी और जो टर्मिनोलॉजी थी और थोड़ी सी आधी थ्योरी क्लास हम लोगों ने कर ली थी एक पार्ट में। आज इसका सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें हम लोगों बची हुई जितनी भी थ्योरी है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसकी थ्योरी क्लास देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम लोग इसको क्या करेंगे, फैशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फैशन क्या होता है और फैशन के केंद्र, फैशन चक्र जो भी था हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फैशन व्यापार क्या होता है। तो फैशन व्यापार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं फैशन व्यापार क्या होता है। फैशन व्यापार का अर्थ होता है, फैशन व्यापार का अर्थ है सही समय पर सही स्थान तथा सही मूल्य पर बिक्री प्रोत्साहन के लिए आवश्यक योजना बनाना। फैशन व्यापार का क्या मतलब होता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उसको बहुत बड़ी संख्या में तैयार करना और उसे सही समय पर सही स्थान पर तथा सही मूल्य पर बिक्री करने के लिए क्या है, प्रोत्साहन के लिए आवश्यक योजना बनाना। आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, जो भी माल तैयार किया है, जो परिधान तैयार किए हैं, उसको बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किया है, उसको क्या करना है, सही समय पर सही स्थान पर। सही समय कौन सा ऐसा समय होगा जब वो परिधान ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, क्रेता के द्वारा खरीदे जाएंगे और विक्रेता उसकी बिक्री बहुत अधिक मात्रा में कर सकेगा। और सही स्थान वो होता है जिस स्थान पर वो परिधान बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदे जा सकते हैं, जहां लोगों को उसकी आवश्यकता होती है। और सही मूल्य पर, उसका मूल्य हमेशा उपभोक्ताओं के जो भी इनकम है उसके अंदर ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मूल्य आपके जो भी व्यवसाय आपने स्टार्ट किया उसका होगा तो कोई भी उपभोक्ता आपके यहाँ क्रय नहीं करेगा, आपके उत्पाद का क्रय नहीं करेगा। तो ये एक योजना है जिससे क्या करता है, व्यापारी बहुत ही सोच समझ के बनाता है और फैशन व्यापार को आरंभ करता है। फैशन व्यापार एक सही ढंग से बनाई हुई योजना है जो सही समय पर सही स्थान पर सही मूल्य पर क्या है, बिक्री को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो आप लोगों को फैशन समझ में आ गया होगा, फैशन व्यापार समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं व्यापारी कौन होता है। व्यापार समझ लिया, अब जान लेते हैं व्यापारी कौन होता है। व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिजाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है। व्यापारी वह व्यक्ति होगा जो प्रेरणा, जो भी उसे डिजाइन बनाना है उसको क्या करेगा, डिजाइन में परिवर्तित करेगा। उसके अंदर जो मूर्त चिंतन उसने किया है, मूर्त चिंतन जो भी किया है, जो भी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में क्या है वो बनाए हुए हैं कल्पना के माध्यम से, उसे डिजाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है। संकल्पना के प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं और मांगों के लिए उत्पादों के नियोजन, उत्पादन, संवर्धन और वितरण पर ध्यान देता है। और जो भी उत्पाद उपभोक्ताओं के मांगों के अनुसार बनाए गए हैं उनका नियोजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उनका उत्पादन हो रहा है अच्छे से नहीं, उनका संवर्धन का मतलब होता है जिसको चाहिए उसकी इस जगह पे क्या है, संवर्धित है या नहीं, और वितरण पर ध्यान देता है। जो भी उत्पाद वितरण करने के लिए उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए उनको विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। तो फैशन व्यापारियों की भूमिका की परख के पहलू निम्नलिखित है, जिसके माध्यम से फैशन व्यापारियों की परख करी जाती है कि ये सही फैशन व्यापारी है। तो पहला इसमें है संवर्धन। संवर्धन क्या होता है ये जाने। जब फैशन व्यापारी डिजाइनर के लिए कार्य करता है तब वह डिजाइनर के उत्पादों को अधिक मात्रा में खरीदने वाले दुकानों तक पहुंचाने को पहले वरीयता देता है। जो संवर्धन होता है उसमें जब फैशन व्यापारी किसी डिजाइनर के लिए कार्य करता है तो उन परिधानों को उस व्यक्ति को अधिक मात्रा में खरीदने वाले उस व्यक्ति को भेजता है जहां पर अधिक मात्रा में खरीदने वाले जो वरीयता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जहां पर पहुंचते हैं। ऐसी केंद्र, ऐसा स्थान जहां पर बहुत मात्रा में उस जो परिधान है या फिर जो भी उत्पाद बनाया गया उसके उपभोक्ता बहुत अधिक मात्रा में क्रय करने के लिए आते हैं। तो उस स्थान तक क्या है, संवर्धन के माध्यम तक डिजाइनर अधिक मात्रा में खरीदने वाले दुकानों तक पहुंचाने को वरीयता देता है। फैशन व्यापारी में रचनात्मक मस्तिष्क तथा प्रबल व्यापारिक कौशल के साथ साथ उत्पाद कौशल में दक्ष होना आवश्यक है। जो फैशन व्यापारी होगा उसको क्या है, रचनात्मक होना चाहिए और मस्तिष्क से उसको प्रबल होना चाहिए। उसके मस्तिष्क में रचनात्मकता होनी चाहिए। अगर एक रचनात्मक व्यापारी रचनात्मक है, वो रचनात्मक मस्तिष्क का है, तो वो नए नए फैशन को हर बार क्रिएट करने की कोशिश करता है और जो बाजार है बाजार में बहुत अच्छा व्यापार करता है। तो फैशन कौशल के साथ साथ उत्पाद कौशल में दक्ष होना आवश्यक है। दक्ष होने का मतलब होता है फैशन व्यापार में निपुण होना आवश्यक है। इसके आगे देखते हैं गाइस। अगला है विनिर्माण। संवर्धन समझ लिया, अब हम लोग विनिर्माण को समझेंगे। पहले हम लोगों ने संवर्धन समझ लिया है, अब विनिर्माण को समझते हैं कि विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो विनिर्माण होता है, इसमें फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतता है। इसमें फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने के लिए बहुत सारे कपड़ों का उपयोग करता है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। और वस्त्र ऐतिहासिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी रहने पर डिजाइन करते समय कल्पना शक्ति को मूर्त रूप देने में मदद करता है। जो भी उसने अपने
मस्तिष्क में रचनात्मकता जो के द्वारा जो भी कल्पना बनाई है, जो भी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बना के रखी, उसको क्या करेगा, परिधान के द्वारा मूर्त डिजाइन दे देगा, उसको एक परिधान में कन्वर्ट कर देगा। और जैसी रूपरेखा, जैसा रचनात्मकता अपने मस्तिष्क में उसने क्या कल्पना करी है, वैसा ही परिधान वो बनाकर उसे मूर्त रूप दे देता है। तो इसको विनिर्माण कहा जाता है कि जो भी उसने अपने मस्तिष्क में कल्पना करी है, मूर्त चिंतन किया है, उसको एक परिधान के द्वारा प्रकट करना, विनिर्माण करना, मतलब उस कल्पना को एक वस्त्र के रूप में बनाकर तैयार कर देना। अगला होता है क्रय। जब एक व्यापारी फैशन की वस्तुओं को दुकान में रखने के लिए खरीदता है, तब क्रय इस व्यापार का एक हिस्सा बन जाता है। क्रय का मतलब होता है जो फैशन व्यापारी है और जिन भी वस्तुओं का उसे विक्रय करना है, वो उन वस्तुओं को खरीद करके अपने व्यापार में रखता है, दुकान में रखता है, तो वो क्या बन जाता है, क्रय का एक हिस्सा बन जाता है। दुकान में रखने के लिए खरीदता है, तब क्रय इस व्यापार का एक हिस्सा बन जाता है। जो भी उसने व्यापार खोल रखा है, जिस भी व्यापार से वो संबंधित है, जहाँ से भी वो अपना माल उठा रहा है, उस माल को क्या करेगा, वो वहाँ से थोक में खरीद के लाएगा और अपने पास रखेगा। अपने पास वो फुटकर थोक में खरीद के लाएगा, थोक से फिर फुटकर वाले को बेच देगा। फुटकर वाले क्या करेंगे, फुटकर विक्रेता होते हैं, वो क्या करते हैं, उपभोक्ताओं को माल को सौंपते हैं। उन्हीं के द्वारा जो उपभोक्ता होता है, उनके द्वारा अपने पसंद के जो भी परिधान है, जो भी प्रोडक्ट को खरीद के ले जाता है। तो व्यापार फैशन वस्तुओं को दुकान में रखने के लिए क्रय करता है व्यापारी, और तब इस क्रय इस व्यापार का हिस्सा बन जाता है। और तब जो क्रय का मतलब होता है बेचना, जो चीज़ क्या करी जाएगी, खरीदी जाएगी उपभोक्ता के द्वारा या व्यापारी के द्वारा बेची जाएगी, उसको क्रय कहा, तो उसे क्रय कहा जाएगा, जो उपभोक्ता के द्वारा खरीदा जाएगा पैसे देकर। अगला होता है विक्रय। विक्रय का मतलब होता है विक्रय फैशन व्यापार का अंतिम घटक होता है। डिजाइनर के साथ काम करने वाला फैशन व्यापारी फैशन की वस्तुओं को दुकानों तक बेचने के लिए उत्तरदायी होता है तथा दुकानें वस्तुओं को ग्राहक तक बेचती है। विक्रय का मतलब होता है कि उपभोक्ता जो व्यापारी होता है, जो विक्रयदाता होता है, वो क्या करेगा, अंतिम उत्पाद को डिजाइनर के साथ काम करने वाला एक फैशन व्यापारी फैशन की वस्तुओं को दुकानों तक बेचने के लिए उत्तरदायी होता है। वो अपने जो भी उसने माल बना के तैयार किया है, जो भी परिधान बना के तैयार किए हैं, उसको दुकान में सप्लाई करता है और तथा दुकानें वस्तुओं को ग्राहक तक बेचती हैं। और जहाँ जहाँ पे वो अपना माल सप्लाई करेगा, वो दुकानें ग्राहक को उस अपनी वस्तुओं को बेच करके विक्रय के द्वारा अपनी वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का कार्य करती है। अगला देखते हैं कि कौन सा है। तो हम लोगों ने व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब देखेंगे व्यापार के विभिन्न स्तर। व्यापार के स्तर कितने हैं, व्यापार को कितने स्तरों में चलाया गया है। तो पहला है खुदरा संगठन। खुदरा संगठन किसे कहा गया, देखते हैं। तो व्यापार के 3 स्तर हैं, 3 स्तरों में व्यापार को चलाया गया है। तो पहला है खुदरा संगठन। खुदरा संगठन में इस व्यवसाय के माध्यम से फैशन की दुनिया को डिजाइनरों के प्रदर्शन कक्ष से खुदरा दुकानों से ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है। और खुदरा संगठन किसे कहते हैं, जहां पर व्यवसाय के माध्यम से फैशन दुनिया को डिजाइनरों के प्रदर्शन कक्ष से खुदरा दुकानों तक पहुंचाया जाता है। जहां बहुत बड़ी मात्रा में माल बन रहा है, वहां से जब डिजाइनरों के प्रदर्शन कक्ष तक खुदरा रूप में पहुंचाया जाता है, तो उसे खुदरा संगठन कहा जाता है। और यहाँ से खुदरा संगठन से जो माल है, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, वो उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। अगला है क्रय एजेंसी के माध्यम से। क्रय एजेंसी किसे कहा गया है, इन एजेंसियों के माध्यम से खरीदना निर्यातकों के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि ये लागत और समय की पर्याप्त बचत करती हैं। क्रय एजेंसियां वो होती हैं जो माल को बेचने का कार्य करती हैं, वो क्रय एजेंसियां होती हैं। एजेंसियों के माध्यम से क्या होता है, लागत और समय की पर्याप्त बचत होती है। निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां कौन सी हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक क्रय एजेंट होते हैं, दूसरा उत्पाद व्यापारी। क्रय एजेंट वो होते हैं जो माल को क्रय करेंगे, खरीदेंगे, और उत्पाद व्यापारी वो होते हैं जो माल को बनाएंगे। तो पहला देखते हैं क्रय एजेंट क्या होता है। ये खरीदारों तथा दुकानों के बीच बिचौलियों का मतलब होता है मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अपनी जिम्मेदारी के अंतर्गत ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद का विकास खरीदार की आवश्यकता के अनुरूप हो। जो भी क्रय एजेंट होते हैं, वो पहले ये जाके देखते हैं कि कौन से उत्पाद को खरीदने के लिए कितने उपभोक्ता हैं। तो जितनी संख्या में उसके उपभोक्ता होंगे, उतनी ही संख्या में क्या करता है, वो उत्पाद का विनिर्माण करता है। तो पहले जो बिचौलिया, जो मध्यस्थ होते हैं, जो उपभोक्ता और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ की तरह कार्य करते हैं, जिससे अपनी जिम्मेदारी के अंतर्गत ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद का विकास खरीदार की आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। अगला है लक्षित बाजार। लक्षित बाजार को देखते हैं क्या होता है। लक्षित बाजार जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है, जिसे उत्पाद व्यापारी अपने व्यापार बेचने के लिए लक्षित करता है। लक्षित बाजार विक्रय विभाग को उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित करने में सहयोग देता है जिनके द्वारा सामान खरीदने की संभावना ज़्यादा होती है। जो लक्षित बाजार होता है, वो अपना एक लक्ष्य गोल सेट कर लेता है कि जो बाजार है, उसमें हमें अपना उत्पाद बेचना है, क्योंकि वहाँ पर उस उत्पाद के क्रेता बहुत अधिक मात्रा में, उपभोक्ता जो है बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर आते हैं उस उत्पाद को खरीदने के लिए। तो पहले जो व्यापारी होता है, फैशन व्यापारी, अपना लक्ष्य बना लेता है कि कौन से मार्केट में हमें जाके अपना माल सप्लाई करना है, जिससे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है।
बाजार विक्रय विभाग को उन भोक्ताओं पर केंद्रित करने में सहयोग देता है जिनके द्वारा सामान खरीदने की संभावना होती है। और जब वो अपना गोल सेट कर लेता है कि ये बाजार इस उत्पाद के बेचने के लिए बहुत ही सुलभ है, यहाँ पर इस जो भी उपभोक्ता हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत अधिक संख्या में आते हैं, तो उसे लक्षित बाजार कहा गया, जिसको इस बाजार को लक्ष्य मानकर जो फैशन व्यापारी होता है अपने माल का प्रोडक्शन करता है, विनिर्माण करता है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे का देखते हैं कि कौन सी बाजार में गाइस आगे 3 है, 3 भागों में से बांटा गया है। जननांगी विभाजीकरण। जननांगी विभाजीकरण क्या है? इसे जनसंख्या, आयु, जेंडर, व्यवसाय और शिक्षा के आधार पर बांटा गया। जननांगी का मतलब होता है जो भी जनसंख्या है जिस आयु के हिसाब से है और उसमें कौन से जेंडर के व्यक्ति हैं, व्यवसाय, शिक्षा पर आधारित है। ये जननांगी विभाजीकरण और जनसंख्या, आयु, जेंडर, व्यवसाय और शिक्षा पर आधारित है। अगला है भौगोलिक विभाजीकरण। जनसंख्या, जो जननांकी है वो जनसंख्या किस आयु के व्यक्ति पर्टिकुलर इस एरिया में ज़्यादा है उसी आयु के वस्त्र या परिधान बनाकर उस आयु को लक्षित बाजार के रूप में अपने माल को विक्रय करना। और व्यवसाय कौन सा है, वहाँ पर शिक्षा किस प्रकार की है, इन सबको ध्यान में रख के जेंडर, आयु और व्यवसाय और शिक्षा को ध्यान में रख के जो उपभोक्ता जो विक्रेता होता है अपने माल को वहाँ पर लेकर बेचने के लिए जाता है। अगला है भौगोलिक विभाजीकरण। भौगोलिक विभाजीकरण नगरों, राज्यों और क्षेत्रों पर आधारित होता है। कौन से नगर, कौन से राज्य और कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के परिधान ज़्यादा मात्रा में प्रचलित हैं उसी प्रकार के परिधानों का विनिर्माण फैशन व्यापारी के द्वारा किया जाता है। अगला है मनोवृत्ति परक विभाजीकरण। सामाजिक गतिविधियों, अभिरुचियों, मनोविनोद संबंधी कार्यों, आवश्यकताओं पर आधारित होता है। जो मनोवृत्ति परक विभाजीकरण होता है वो सामाजिक गतिविधियों, अभिरुचियों, मनोविनोद संबंधी कार्यों, आवश्यकताओं पर आधारित होता है कि किस प्रकार के समाज में गतिविधियाँ चल रही हैं और कौन से समय समाज में हर्षोल्लास होता है, वहाँ पर व्यक्ति क्या करते हैं, मनोविनोद के द्वारा प्रसन्न होते हैं और कहाँ पर किस क्षेत्र में व्यक्तियों की रुचि किस परिधान में अधिक है, इसको देखते हुए मनोवृत्ति विभाजीकरण को रखा गया। अगला है ग्राहक प्रोत्साहन। ग्राहक प्रोत्साहन किसे कहा गया है कि ऐसा स्थान का चयन करना, ऐसे क्षेत्र का चयन करना जहाँ पर ग्राहक अधिक मात्रा में जो ग्राहक होते हैं वो उत्पाद को खरीदने के लिए आते हैं, उत्पाद को विक्रय करने के लिए आते हैं। तो इसमें रखा गया है सही व्यापारी। पहला है सही व्यापारी। सही व्यापारी के अंतर्गत क्या आएगा, फुटकर व्यापारी को अपने सेल्फें उस सामान से भरी रखनी चाहिए। सही व्यापारी का मतलब होता है जो भी व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने प्रोडक्ट को वहाँ लेके उस क्षेत्र में गया है उसकी जो सेल्फ है वहाँ पर, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो वहाँ पर उसकी जो भी सेल्फ है, जो भी कपड़ों की रैक्स हैं वो उस माल से भरी होनी चाहिए ताकि उस माल की कमी वहाँ पर, उस प्रोडक्ट की कमी उपभोक्ताओं को ना देखनी पड़े। अगला है सही स्थान पर। पहले जो भी फैशन व्यापारी उसे एक ऐसा सही स्थान चुन लेना चाहिए, लक्षित कर लेना चाहिए कि इस स्थान पर क्या होगा, उसके जो भी प्रोडक्शन है, जो भी उसका परिधान है, जो भी उसकी वस्तुएं हैं वो ज़्यादा मात्रा में क्या होंगी, उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाएंगी। तो एक ग्राहक प्रोत्साहन के लिए सही व्यापार, सही स्थान और सही समय पर। ऐसा कौन सा समय आएगा, जैसे कि जाड़ों के मौसम में सर्दियों के वस्त्र ज़्यादा मात्रा में उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे जाते हैं, तो अगर उनको गर्मियों के मौसम में बेचा जाएगा तो जो भी फैशन व्यापारी, जो भी उपभोक्ता होगा उसे लाभ नहीं होगा। तो सही समय पर सही समय का चयन करना बहुत आवश्यक है। अगला है सही मात्रा में। जितनी मात्रा में उपभोक्ताओं को ज़रूरत है जो भी प्रोडक्ट है उतनी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, उसकी मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ताओं को अगर उपभोक्ताओं को माल नहीं मिलेगा, सही प्रोडक्ट उतनी समय उपभोक्ताओं को उत्पाद नहीं मिलेगा तो वो किसी और जगह पर जाकर क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। अगला है सही मूल्य। सही मूल्य पर जो भी मूल्य निश्चित है, जो उनकी पहुंच तक है, जो पहुंच तक है और जिस पहुंच तक उपभोक्ता जा सकते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, उसी पहुंच तक क्या है मूल्य, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी उत्पाद हैं उनका मूल्य उसी के अंदर निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर बहुत अधिक मूल्य की वस्तुएं उत्पादक के द्वारा बनाई गई हैं और उसका मूल्य इतना ज़्यादा है कि जो उपभोक्ता है उसे क्रय नहीं कर सकता है, तो उत्पादक द्वारा जो व्यापारी है उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं उसे हानि की तरफ ले जाती हैं। अगला है सही संवर्धन। सही संवर्धन का तात्पर्य निवेश और ग्राहकों को आकर्षित करने के मध्य सही संतुलन। जो सही संवर्धन है, जो निवेश व्यापारी ने अपना पैसा जहाँ पे निवेश किया, जहाँ पे लगाया, और जो ग्राहक है जो उस परिधान या वस्त्र को खरीदने के लिए आएंगे तो उनके बीच संतुलन बनाने का कार्य करना संवर्धन कहलाता है। सही संवर्धन का मतलब होता है ऐसे उत्पाद का विनिर्माण करना जिसे उपभोक्ता अधिक मात्रा में पसंद करते हैं और जिसे बहुत अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। अगला देखते हैं कौन सा है गाइस। अगला टॉपिक है फैशन के खुदरा संगठन। तो फैशन के खुदरा संगठन कौन कौन से होते हैं, उनके नाम है। पहला है छोटा एकल इकाई स्टोर, 3 संगठन में बांटा गया इसका। दूसरे विभागीय स्टोर, तीसरा है स्टोर श्रृंखला। तो इनको जान लेते हैं कि इनके नाम के अनुसार इन्हें कौन कौन से कार्य दिए गए हैं। तो पहला है छोटा एकल इकाई स्टोर। किसे कहा गया है, इस प्रकार का स्टोर पड़ोस की दुकान की तरह होता है या मालिक तथा परिवार द्वारा चलाया जाने वाला स्टोर होता है। छोटा इकाई स्टोर जो होता है वो बहुत ही छोटे स्थान क्षेत्र में होता है और जैसे पड़ोस में कोई दुकान छोटी सी बनी होती है उसी तरीके का होता है और यह प्रायः मालिक या परिवार द्वारा चलाया जाता है। जो भी उसे खोलेगा वही चलाएगा या फिर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। अगला है विभागीय स्टोर। क्या होता है, इस प्रकार के स्टोर में अलग अलग
जो विभागीय स्टोर होता है, इस प्रकार के अलग अलग भाग होते हैं जो विभागों के नाम से जाने जाते हैं। कपड़े, खेल का सामान, यांत्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जो विभागीय स्टोर होता है वो कई भागों में बटा होता है। जैसे एक विभागीय स्टोर है, उसमें एक विभागीय स्टोर बना दिया गया, उसके अंदर क्या है, पाँच भागों में उसे बांट दिया गया। एक भाग में इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा गया है, दूसरे में जो यांत्रिक सप्लाई उसका सामान बेचा जाता है, तीसरे में कपड़े सारे बेचे जाते हैं, चौथे में खेल का सामान बेचा जाता है। तो एक जो भी एरिया निश्चित किया गया है उसके अंदर जो बनाया गया है, स्टोर जो बनाया गया है उसके अंदर बहुत सारी क्या है, उसे बहुत सारे पार्टों में विभाजित कर देना और उसके अंदर अलग अलग माल को बेचने के लिए व्यवस्थित करना, तो इसे विभागीय स्टोर कहा गया है। अगला है स्टोर श्रृंखला। स्टोर श्रृंखला किसे कहा गया? यह फुटकर दुकानें जिनका ब्रांड तथा केंद्रीय प्रबंधन होता है। स्टोर श्रृंखला वो होती है जिनका जो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत सारी संख्या में होती है। जैसे एक मेडिकल स्टोर किसी ने खोल रखा है इस एक छोटे से अपने एरिया में, लेकिन वही मेडिकल स्टोर क्या है, उस क्षेत्र में बहुत सारे स्थानों पर है और ये उसी की क्या होती है, उसी की श्रृंखला होती है, उसी के भाग होते हैं जो अपना मेडिकल स्टोर कई स्थानों पर खोल के रखते हैं और वहाँ पर आपको हर मेडिकल स्टोर में उतनी ही दाम पर दवाएं उपलब्ध होंगी जो एक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होंगी, उतनी ही उस ब्रांच के हर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होती है। तो ऐसा एक जो भी उत्पादन क्षेत्र होता है या जो भी उपभोक्ता के द्वारा अपना सामान बेचने के लिए केंद्र बनाया जाता है, उस केंद्र का बहुत से भागों में, ब्रांचों में उसे बांट दिया जाता है और उस ब्रांच की जितनी भी दुकानें होती उसमें एक दुकान में जितना भी माल होगा, जितनी भी मात्रा में होगा और जितनी कीमत पर होगा, उतनी ही कीमत पर आपको उसकी हर ब्रांच में देखने को मिलता है। तो इसे बोला जाता है श्रृंखला, स्टोर श्रृंखला इसे बोला जाता है। अगला है प्रमुख विभाग। प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? तो प्रमुख विभाग व्यापारी विभाग है जो व्यापार का कार्य करेगा, जो प्रधान है उनको विक्रय करने का कार्य करेगा। विक्रय और संवर्धन विभाग जो है वो विक्रय करने और संवर्धन करने में क्या करेगा, मदद करेगा, बिचौलियों का कार्य करेगा। अगला है वित्त और नियंत्रण विभाग। जो भी विक्रय किया जाएगा उसके बाद जो भी इनकम आएगी, जो भी मनी, जो भी पैसा आएगा, उसके नियंत्रण, उसका लेखा जोखा करने का कार्य वित्त और नियंत्रण विभाग करेगा। अगला है प्रचालन विभाग। प्रचालन विभाग यह देखेगा कि जो भी नियंत्रण वित्त विभाग कार्य कर रहा है वो सही ढंग से कर रहा है और नहीं, और जो भी व्यापारी का जो भी व्यापार है उसका प्रचलन करने का, उसके विज्ञापन निकालने, उसका प्रसार करने का कार्य, उसे जनता तक पहुंचाने का कार्य, नई नई वस्तुओं के लिए जनता को जागरूक करने का कार्य, जो भी नया माल जो भी व्यापारी के द्वारा बनाया गया उसे जनता तक पहुंचाने का कार्य प्रचलन विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला है कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाव। कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाव वो होते हैं जो उस उत्पाद को क्या करेंगे, हर स्टोर तक सप्लाई करने का कार्य करते हैं। तो वो कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग होते हैं जो बने गए उत्पाद को हर क्षेत्र में सप्लाई करने का कार्य करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। और अब यहीं से ये थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसके बहुत से अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।